नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। यूपी के अलीगढ़ में कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर तृतीय हिंदू गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी नेता उमा भारती ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ में कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि को तृतीय हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। वहीं यूपी के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती भी मौजूद रही। उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई हालात में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे होना चाहिए और सुशासन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन विरासत और विकास की यात्रा कैसे साथ साथ चल सकती है, अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान सरदेव बाबूजी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और उसके उपरांत जब उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर। किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। जब श्रेय लेने की होड़ हो और जब मामला बिगड़ता है तो दूसरों के ऊपर डालने की एक स्थिति देखने को मिलती हो, उन स्थितियों में बाबूजी ने उस समय सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के गुलाब ढांचे को, उसकी जो गति होनी थी उसको दुर्गति तक पहुंचा करके श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर विकास के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कुछ भी हम कर पाए हैं उसकी आधारशिला सरदेव बाबूजी के द्वारा दी गई 1990-91 की और 1996, 97, 98 में उनके द्वारा जो सरकार बना करके जो न्यूज की आधारशिला रखी गई थी, उसी आधारशिला पर आज डबल इंजन की सरकार कार्य करते हुए उन आदर्शों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम में नेताओं ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद किया। सीएम योगी ने कहा कि कल्याण सिंह ने हमेशा से ही राष्ट्र और समाज को प्राथमिकता दी और बीजेपी के संगठन को मजबूत आधार दिया। होती थी, लेकिन उसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग आज पीडीए की बात करके समाज की एकता को खंडित करना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहिए, जब प्रदेश में दंगों की आग लगी थी, प्रदेश का नागरिक, चाहे वह अलीगढ़ के दंगे हो, बरेली के दंगे हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो, मेरठ के दंगे हो, जिन लोगों की बोलती दंगों के समय पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में नहीं होती थी, पीड़ित में से दलित भी था, पिछड़ा भी था, व्यापारी भी था, सामान्य हिंदू भी था, अकेले भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी होती थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती थी। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागिरी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है। लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है,
ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है, लेकिन परिवार के विकास की बात करता है। और इन्होंने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यही करके दिखाया भी। मुझे कल्याण सिंह जी की तरफ राष्ट्रवाद के लिए अपना गद्दी छोड़ी थी, ऐसा नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोप में उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन गद्दी नहीं छोड़े। मित्रों, आज सही श्रद्धांजलि कल्याण सिंह जी को यही होगा जिन मूल्यों को लेकर लंबी समय लड़ाई किए थे, जो सुराज के लिए उन्होंने लड़ाई किए थे। आज वो आदर्श उत्तर प्रदेश में हो योगी जी के नेतृत्व में, या मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में हो, उस आदर्श को आज हम पूरा कर रहे हैं। कल्याण सिंह जी के लिए सही श्रद्धा। अंत में और एक बात कहूं, कल्याण सिंह जी पिछड़ों के नेतृत्व की हिमायतकार रहे, वंचितों के नेतृत्व की वो अगुवाई करते थे, स्वयं वो अपने काम लोगों के लिए प्रेरणा थे। आज मोदी जी उस आदर्श को आगे बढ़ाते हुए अभी आने वाले 9 तारीख को देश के उपराष्ट्रपति की चुनाव होगा। देश के एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति, तमिलनाडु के व्यक्ति, माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन, जो पिछड़े जाति से आते हैं, उनको देश के सर्वोच्च स्थान पे उपराष्ट्रपति में बैठाने के लिए निर्णय किया है। अलीगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम ने न सिर्फ कल्याण सिंह के योगदान को याद किया, बल्कि हिंदू गौरव दिवस के जरिए समाज को एकजुट करने का संदेश भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और एटा में विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मलावन क्षेत्र में श्री सीमेंट प्लांट परिसर का उद्घाटन किया है। इस प्लांट से जहां स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं औद्योगिक विकास को भी नई नीति मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी एटा के मलावन क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री सीमेंट कंपनी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने परिसर का निरीक्षण किया और प्रबंधन से उत्पादन व तकनीक को लेकर जानकारी ली। इस प्लांट के शुरू होने से न केवल सीमेंट उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि आसपास के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और विद्युत उत्पादन के साथ यहाँ पे लोगों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सके, उसका फ्लाई ऐश का बेहतरीन उपयोग हो, इसके लिए श्री सीमेंट परिवार ने उसी के बगल में यह श्री सीमेंट के नए प्लांट के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के यह प्लांट यहां पर स्थापित किया है। आप देख रहे होंगे दोनों में निवेश लगा है। एक में सरकार ने निवेश किया है, एक में बांगर परिवार ने श्री सीमेंट के प्लांट के लिए निवेश किया है। दोनों में रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष रूप में भी। आप देख सकते हैं कि यह जो श्री सीमेंट का प्लांट यहां पर स्थापित हुआ है, प्लांट एक है, लेकिन इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 500 लोगों को यहां पर कार्य मिला है। 3000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से कार्य मिला है। कोई ट्रक के लिए, कोई ट्रक में सहयोग करने के लिए, और इसके बाद जहां जहां पर इन लोगों ने इस सीमेंट को बेचने के लिए अपने स्वयं के लोग स्थापित किए होंगे, वहां के व्यापारियों को भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए श्री सीमेंट ने एक अवसर दिया है। विकसित भारत की आधारशिला, यही है आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला। याद करिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना बचपन देखा होगा, तब सीमेंट कंट्रोल से मिलता था। यानी अगर आपकी पहुंच है तो एक बोरा सीमेंट किसी प्रकार से मिल पाती थी। ये कांग्रेस के समय की बात है। उस समय लोगों के लिए सुविधाएं नहीं थी, घर बनाना कठिन था,
लोग चोरी छिपे सीमेंट खरीदते थे, विकास कैसे होता? कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनकी दृष्टि सबका साथ और सबके विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नहीं थी। एक संकुचित दृष्टि इन दलों की होने के नाते इन लोगों ने साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास अपने परिवार का किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग के विस्तार से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाया। प्रदेश भी और देश भी पिछड़ता गया, गरीबी बढ़ती गई, अराजकता उनके गुंडों के द्वारा बढ़ती गई, न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, और उस अराजकतापूर्ण माहौल में दंगाग्रस्त प्रदेश में या देश में कौन व्यक्ति अपनी जान को दांव पे लगाता? ये नहीं हो पाता था। याद करिए, जब ये देश आजाद हुआ था 1947 में, 1947 से लेकर के 1960 तक यह देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था थी। छठी अर्थव्यवस्था थी। उससे पहले जब हम 17वीं सदी में जाते हैं, 17वीं 18वीं सदी में यह देश दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। याद करिए, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए, 1960 तक जो देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था रही हो, वह देश 2014 तक आते आते आगे बढ़ने की बजाय दुनिया के अंदर हमारा स्थान अब 6 से 11वें स्थान पर आ गया। 11वें में प्रधानमंत्री मोदी जी के समय 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था होने के बाद जब मोदी जी ने प्रयास प्रारंभ किया, विकास के माध्यम से एक मंत्र देशवासियों को दिया कि विकास सबका होगा, साथ सबका लेंगे, बिना भेदभाव के हर एक जगह का विकास करेंगे। परिणाम आया, आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब दुनिया के सामने भारत की एक उज्जवल छवि दुनिया के सामने भारत की ताकत का एहसास कराएगा। एटा के मलावन में शुरू हुआ श्री सीमेंट प्लांट यूपी के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की नई पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर को प्रदेश की प्रगति के लिए अहम बताते हुए उद्योग और युवाओं को समर्पित करने का संकल्प बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और दिल्ली में आयोजित गारटेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया एक्सपो 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी मौजूद रहे। इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में गारटेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया एक्सपो का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस आयोजन में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान मौजूद रहे। 164 करोड़ की लागत से वस्तु इकाइयां हमारे निवेशकों में 2429 करोड़ के प्रोत्साहन राशि भी हम लोग लगातार, इसके पहले कोई भी सरकार
इंसेंटिव नहीं देती थी। जिस तरह से आज हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में आयोजन करके हमारे योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन पर हम लोगों ने 270 करोड़ और अभी आपके 24 करोड़, इस तरह से लगातार हम लोग इन इकाइयों को प्रोत्साहित करते हैं। यह उपलब्धि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो 2047 का विजन है, भारत का संकल्प है कि भारत सशक्त बने, विकसित बने, उसी के चलते उत्तर प्रदेश की वस्त्र उद्योग की जितनी भी परंपरागत इकाइयां हैं उनको परिधान के क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर ये है। जैसे हमारे बनारस की बनारसी साड़ियां, लखनऊ की चिकनकारी, मुरादाबाद की जरी जरदोजी, मेरठ और भदोई की कालीन, कानपुर का चमड़ा विश्व भर में अपनी छाप छोड़ता है। एक्सपो में टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर से जुड़ी नई तकनीक, आधुनिक मशीनें और इंडस्ट्री के विकास के अवसरों को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान राकेश सचान ने कहा कि सीएम योगी की अगुवाई में यूपी का विकास हो रहा है, साथ ही यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है। 2022 में हम लोगों ने जो एक नीति बनाई, 1000 दिन तक अगर कोई भी हमारे यहाँ औद्योगिक लगाना चाहता है इकाई, तो एक अधिनियम है कि उसमें वो निवेश मित्रा पोर्टल पर जाएगा और वो एक अपना भूमि रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र लेकर के अपना कर देगा, तो उसको 1000 दिन तक किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी उसके यहाँ पूछने नहीं जाएगा, तब तक वो सारी एनओसी ले सकता है। इससे हमारे जितने भी उद्यमी थे उनको बहुत बड़ा लाभ मिला है। जो जिनको एनओसी के लिए विभाग में चक्कर लगाने पड़ते थे वो सारा काम बंद हुआ है। आज सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन क्लियरेंस की जितनी प्रक्रियाएं हैं वो तेजी से लागू की गई हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। 2017 से 22 की नीतियों में हजारों करोड़ के निवेश के जो प्रस्ताव पास हुए हैं, इनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सुधारों का परिणाम ये है कि आज उत्तर प्रदेश में निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और लगातार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा है। अभी अप्रैल पार्क में हम लोगों ने 200 एकड़ नोएडा में जगह दी। अप्रैल पार्क बन करके हमारे ठकराल जी, ललित जी बैठे हैं। इन्होंने एक डिमांड की थी कि हाँ, एक जो आज ये 3 दिन का कार्यक्रम चलने वाला है, जहाँ पूरे देश दुनिया से अनेक देशों से मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, तो हमारे इंडिया में कोई भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की मशीन नहीं बनती। आपने काफी उद्यमियों को, जब हम लोगों ने अभी ताज में एक कार्यक्रम किया था मार्च में लखनऊ में, तब आपने ये बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। गार्टेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया एक्सपो 2025 न सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के विकास की दिशा में अहम कदम साबित हो रहा है, बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी खोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और भारत में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार जानलेवा होती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते भारत में ही हैं। करीब 60 करोड़ माफ कीजिएगा। हर साल लाखों लोग इनके हमले का शिकार होते हैं और हजारों मौतें रेबीज की वजह से होती हैं। हाल ही में बदायूं और गाजियाबाद से आई 2 घटनाओं ने इस खतरनाक हकीकत को एक बार फिर से सामने ला दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया में करीब 60 करोड़ आवारा कुत्ते हैं और अकेले भारत में इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। ये संख्या किसी मध्यम आकार के यूरोपीय देश की आबादी के बराबर है। फर्क बस इतना है कि ये 4 पैरों पर घूमते हैं। गणित साफ है कि 1.4 अरब आबादी वाले भारत में हर 23वें इंसान पर एक कुत्ता है। ये आंकड़े सिर्फ डराने वाले नहीं, बल्कि सीधे सीधे जानलेवा हैं। हर साल भारत में 37 लाख लोग कुत्ते काटने के शिकार होते हैं। दुनिया में रेबीज से जितनी मौतें होती हैं, उनमें से 36% भारत में ही होती हैं। आंकड़ा और डरावना हो जाता है जब ये पता चलता है कि हर 4 घंटे में एक बच्चा रेबीज से मरता है।
बदायूं से आई खबर ने हालात की गंभीरता को दिखा दिया। यहाँ एक 2 साल के बच्चे को आवारा कुत्ते ने पैर पर चोट पहुंचाई, लेकिन 1 महीने बाद बच्चे की मौत रेबीज से हो गई। इससे पहले गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी भयावह तस्वीरें सामने आई। एक सोसाइटी में एक निवासी अपने बेटे के साथ लिफ्ट में स्ट्रीट डॉग लेकर गया, तो वहीं लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही कुत्ते ने लॉबी में खड़ी मेड पर हमला कर दिया और पैर पर काट लिया। यदि उस बच्चे को घाव था और कोई इन्फेक्टेड कुत्ते ने उसको काट लिया तो उससे रेबीज का इन्फेक्शन हो सकता है, और इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए था। जाकर के अपने करीब के सीएचसी, पीएचसी और जिला चिकित्सालय में संपर्क करना चाहिए था और एंटी रेबीज का वैक्सीन लगवाना चाहिए। हमारे जिला में जिला चिकित्सालय से लगाए सीएचसी, पीएचसी पर एंटी रेबीज की वैक्सीन भरपूर मात्रा में है, और लोगों को भ्रांति में नहीं रहना चाहिए। समय से जाकर के जो है इसका वैक्सीन लगवाना चाहिए, डॉक्टर से सही सलाह लेना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज है लेकिन होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं होता है। और दिल्ली में ही 2025 के बीच तक 35,198 डॉग बाइट के केस दर्ज हो चुके हैं और 49 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब विशेषज्ञों के मुताबिक जितना ज्यादा लोग सड़कों पर कुत्तों को खिलाते हैं, उतनी तेजी से इनकी संख्या बढ़ती है। यह अनियंत्रित प्यार अब जानलेवा साबित हो रहा है। आपको बता दें कि बीते 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के आतंक को गंभीरता से लेते हुए सख्त आदेश दिए थे। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में अथॉरिटीज को आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें डॉग शेल्टर में रखने के आदेश दिए थे, जिसके बाद तमाम डॉग लवर्स कोर्ट के फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।